छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में कोरोना वायरस अब खतरनाक मोड़ पर आता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां इन दिनों संक्रमित लोगों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। लोग दहशत में आने लगे हैं। पहले से ही लोग कोरोना से खौफ खाए हुए हैं। ऐसे में अब रोजाना कोरोना से लगभग मौत की खबरें सामने आने से लोग सकते में आ गए हैं। रायगढ़ से दीपक यादव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण से और लोगों की मौत ने चिंता बढ़ा दी है। जिनके हाथ में जिले को संभालने की जिम्मेदारी है, वह भी कोरोना की चपेट में आने लगे हैं। एक एक कर अधिकारी क्वारंटीन हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में चिंता और भी बढ़ गई है। जिले में अगर कोरोना की स्थिति पर नजर डालें तो प्रतिदिन जिले भर से 25 से 30 मरीज कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। अनलॉक की स्थिति में कोरोना पॉजिटिव मरीजों पर काबू पाने के लिए जिला कलेक्टर शिव अनंत तायल हैं। 13 सितंबर से 20 सितंबर तक लॉकडाउन किया गया है। जिला कलेक्टर ने साझा के साथ साथ पूरे जिला में लॉकडाउन घोषित किया है। यहाँ पर सवाल इस बात का है कि अगर लॉकडाउन होता है तो उसके साथ धारा 144 सीआरपीसी भी लागू होता है। जब धारा 144 सीआरपीसी लागू किया गया है तो उस परिस्थिति में 5 से अधिक सदस्यों की संख्या की जो इकट्ठा जो जमवाड़ा होना नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि धारा 144 से कोई मतलब ही नहीं है और उसके नियम का, उसके आदेश का पालन कराने की दिशा में प्रशासन की भी कोई भूमिका स्पष्ट रूप से परिलक्षित नहीं होता है। जब तक धारा 144 के प्रावधान का आप लागू नहीं करेंगे, लॉकडाउन आपका सक्सेस नहीं हो सकता है। और उसके लिए आवश्यक होगा कि धारा 144 का शब्दशः अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए, तब लॉकडाउन सक्सेसफुल होगा। आज हम लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट को माननीय एसडीएम के माध्यम से आज हम लोगों ने व्यापारी संघ ने एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने उनको आगाह कराया है कि जो उन्होंने आदेश निकाला है लॉकडाउन, उसके विपरीत उनका प्रशासन काम कर रहा है। आज उस लॉकडाउन का सहयोग करने के लिए व्यापारी एक पैर पर खड़े हैं और उन्होंने सब अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके उनका सहयोग किया है। उसी तरह दूसरी तरफ हम देखें तो शराब दुकान धड़ल्ले से चल रहा है, वहाँ पे मनमाने भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। मेरा तो स्पष्ट मानना है कि लॉकडाउन जो 7 दिन किया गया है 13 तारीख से 20 तारीख तक, मैं कहता हूँ उस लॉकडाउन को सीधा कम से कम 14 दिन किया जाना चाहिए। उसमें किसी को कोई प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। ये जो लॉकडाउन जो किया गया है निश्चित ही जनता के लिए अच्छी बात है, लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि लॉकडाउन के बाद भी बहुत सारे प्रतिष्ठान खुले हुए हैं और लोग उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं। सरकार की जो मंशा है लॉकडाउन के संबंध में कि इसका पूर्ण रूप से लॉकडाउन का पालन होना चाहिए। मैं कहता हूँ कैसे होगा पालन? लोग खुले रूप से बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं, लोग आवाजाही कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 सितंबर को जन्मदिन के उपलक्ष्य में 14 सितंबर से 20 सितंबर तक मनाए जा रहे सेवा सप्ताह के तहत कल सीएम आवास में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वृक्षारोपण किया और लोगों से भी पर्यावरण के बारे में सोचने के लिए कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। पूर्व सांसद व माफिया अतीक अहमद पर एक और चोट प्रयागराज में जिला प्रशासन ने की। लोकरगंज में मदनानी हॉस्पिटल के समीप मेन रोड पर वर्षों से नजूल भूमि को खाली कराने की कवायद आज शुरू हो गई है। इस नजूल भूमि पर अवैध रूप से पूर्व सांसद अतीक अहमद का कब्जा था। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, प्रयागराज विकास प्राधिकरण और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई में भूमि को खाली कराने की कार्रवाई हुई है। व्यावसायिक सर्कल पर 92,800 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो उसके हिसाब से इसकी अनुमानित मूल्य 55-60 करोड़ रुपये है। ये कार्रवाई जो है कब तक चलती रहेगी? जी, कार्रवाई कब तक आगे चलती रहेगी? कार्रवाई ये वन विभाग वालों का काम है और हरा पेड़ कटवाने कानूनी जुर्म में भी है, लेकिन कटवा रहे हैं। सांसद जी पूछा भी कि क्यों कटवा रहे हैं, आप सीज करने के लिए तो आप ताला बंद कर दीजिए, फाटक सीज कर लीजिए उसको, लेकिन ये ऐसा काम नहीं कर रहे हैं और ना कोई रिपोर्ट, ना कोई कागज दिखा रहे हैं मांगने पे, ना कुछ कर रहे हैं। बस कह रहे हैं कि हमें मौखिक जवाब, मौखिक वहाँ से मुझे कहा गया है, मैं उसको खाली करवा रहा हूँ।
जबकि इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, खाली चार दीवारी है बस, और बाकी सब हरे पेड़ हैं। और हरे पेड़ को काटना तो कानूनी जुर्म लेकिन है ही है, लेकिन नहीं मानते। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। उत्तराखंड सरकार से खफा हो रहे नगर पालिका अध्यक्ष व सभासदों ने सरोवर नगरी नैनीताल के नगर पालिका के आगे सांकेतिक धरना दिया। अध्यक्ष सचिन नेगी व सभासदों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र बजट नहीं मिला तो वह 31 सितंबर से आमरण अनशन के लिए तत्पर होंगे। उन्होंने बताया कि 11 बजे से 4 बजे तक सांकेतिक धरना दिया जाएगा। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में मुख्यमंत्री सलाहकार समूह की प्रथम बैठक आयोजित की गई। राज्य में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने स्टार्टअप, नवाचार और उद्यमिता पर मुख्यमंत्री सलाहकार समूह स्थापित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम आवास में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कुंभ मेला 2021 की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ मेले के स्वरूप के बारे में अखाड़ा परिषद के संत महात्माओं के मार्गदर्शन में कोविड-19 की उस समय की परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। संतों के आशीर्वाद से इस आयोजन को सभी धार्मिक परंपराओं का पालन करते हुए बेहतर तरीके से संपन्न किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कुंभ मेले के कार्यों को टाइम बाउंड तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। अंबिकापुर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 23 के लोग इन दिनों तालाब में मछलियों के मरने की वजह से काफी परेशान हैं। शहर के शहीद अब्दुल हमीद चौक पर जेना तालाब पर विगत 3 दिनों से मछलियों के मरने का सिलसिला लगातार जारी है। मछलियों के मरने के कारण का अभी तक पता नहीं चल सका है, मगर मर चुकी मछलियां अब सड़ने लगी हैं, जिसकी बदबू से स्थानीय लोग और सड़क पर चलने वाले लोग काफी परेशान हो चुके हैं। मुझे अभी कुछ देर पहले वहां से मैसेज आया कि जेना तालाब में मछलियां मर गई हैं और ख़राब होने की स्थिति में आ गई है। अभी तुरंत कमिश्नर साहब ने भी और मैंने भी तुरंत आदेशित किया है कि उसे जल्दी से जल्दी क्लियरेंस करवाएं और किसी भी विषम परिस्थिति से बचाएं वहाँ के लोगों को। अंबिकापुर से दीपक यादव की रिपोर्ट। कोरोना महामारी जैसी आपदा की मार झेल रही धर्मनगरी हरिद्वार में अब सब्जियों के आसमान छू रहे दामों ने गृहिणियों की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। हरिद्वार में सब्जियों के बड़े दामों से गृहिणियां त्रस्त नजर आ रही हैं और अपनी रसोई चलाने में इन गृहिणियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना काल में सब्जी के बड़े दामों से दो तरफा मार झेल रही हरिद्वार की गृहिणियों की मांग है कि अब इस आपदा के समय सरकार इन्हें सस्ती सब्जी उपलब्ध कराए और सरकार इनकी समस्या की तरफ ध्यान दे। सब्जियां इतनी ज्यादा महंगी हो रखी हैं कि एक आम आदमी खरीद ही नहीं पा रहा है। और इस टाइम पे मैं ये कहूंगी कि नॉनवेज सस्ता है और नॉर्मल ये लौकी तोरी जो नॉर्मल सब्जियां हैं वो महंगी हो रखी हैं। घर का पूरा बजट ही हिल जाता है। देखिए सब्जियां जो इतनी महंगी होती जा रही हैं, तो दो तरफा मार सब पे पड़ रही है। तो जितनी महंगी सब्जी आजकल होती जा रही है, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए खानी मुश्किल है, तो अगर एक बेचारा गरीब इंसान है उसके लिए तो और भी मुश्किल है। सब्जी बेचने वाला है वो भी कह रहे हैं कि हम नहीं सब्जी लेकर आ रहे, क्योंकि वो इतनी महंगी है कि हम अगर लेकर भी आएंगे तो वो सड़ जाएगी, सामने से कोई खरीद नहीं रहा है। हरिद्वार से वंदना गुप्ता की रिपोर्ट। देश में कोरोना महामारी के चलते बनाए गए कोविड-19 अस्पतालों में खाने पीने से लेकर इलाज की बदहाली की कई तस्वीरें सामने आई, मगर बाद में बड़ी तैयारियों के साथ सरकारी भवनों से लेकर कई प्राइवेट स्कूलों की बिल्डिंगों को अस्पताल में तब्दील करने की सरकारी पहल देश में अलग अलग जगहों पर सराहनीय कहलाने लगी। मगर सरकारी भवनों में जहां L1, L2, L3 कोविड-19 आइसोलेशन बनाए गए हैं, वहां पर अव्यवस्थाओं के अंबार की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ताजा मामला यूपी के बुलंदशहर का है।
हालांकि बुलंदशहर से कई बार कोविड-19 सेंटरों से बदहाली और अव्यवस्थाओं की तस्वीरें सामने आई हैं, मगर मंगलवार देर शाम लगभग 5 बजे बुलंदशहर के खुर्जा में कोविड-19 हॉस्पिटल में जब जिलाधिकारी रविंद्र कुमार का दौरा हुआ तो शिकायतों का अंबार लग गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 1। 3.5 साल की सरकार में पूरा उत्तर प्रदेश अराजक तत्वों की भेंट चढ़ गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर आए हैं, चाहे अगले हो, चाहे पिछले हो, चाहे दलित, चाहे ब्राह्मण हो, लगातार इन लोगों को मारने का काम, इनकी बिरादरी के लोगों का फेक एनकाउंटर करने का काम जारी है। सरकार के द्वारा अब इससे बड़ा प्रमाण क्या मिलेगा? योगी आदित्यनाथ सरकार के कप्तान एसएसपी के ऊपर महोबा में एक व्यापारी ने इल्जाम लगाया और एक ऑडियो वीडियो जारी किया। आईपीसी में पहले से तमाम इस तरह के कानून हैं कि अपराधियों पर विभिन्न धाराओं में अंकुश लगाया जा सके। यूपी गैंगस्टर एक्ट, यूपी राज्य संपत्ति गैंगस्टर एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए, इस तरह के तमाम कड़े कानून हमारे उत्तर प्रदेश के आईपीसी और सीआरपीसी में पहले से प्रावधानित हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सदन में भी पिछले वर्ष यूपी कोका लेकर के आई। अगर हम यूपी कोका का जो उन्होंने एक्ट बनाया उसको हमने जबरदन किया, कोई नई चीज नहीं है। ये विपक्ष को डराने का एक केवल सुगुफा है। मैं कहना चाहता हूँ, कानून नए बने और कड़े बने, हम स्वागत करते हैं, लेकिन कानून का दुरुपयोग ना हो, कानून को विपक्ष को दबाने के लिए बनाया जाए, ये लोकतंत्र में खड़ा पड़। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 1। यूपी के बुलंदशहर में सोमवार तड़के दूध व्यवसायी से लूटे गए 2,18,000 रुपए की घटना का सिकंदराबाद पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने लूटी गई रकम से 1,65,000 रुपए की रकम बरामद की है। साथ ही घटना में इस्तेमाल की गई ई-रिक्शा, 2 अवैध तमंचे और कारतूस के साथ 3 लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं। 2 आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। घटना को 5 लुटेरों ने अंजाम दिया था। क्या मामला, किससे कैसे लूट की गई? कल सुबह 9:20 पे एक लूट की सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को, जिसमें सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के काबरा गांव के 2 लड़के जो एसएस ट्रेडर्स का कैश जमा करने के लिए ले जा रहे थे बैंक, उनके साथ लूट की घटना हुई थी। इसमें उल्लेखनीय है कि बियर कंपनी है एसएस ट्रेडर्स, इसका जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो डेयरी वाले खरीदते हैं और उसका इस्तेमाल जानवरों के लिए होता है। तो जो सामान बेचा जाता है वो जगह जगह से कलेक्शन का काम करते थे और 2 दिन की बंदी के बाद ये मंडे को सुबह अपने घर से 9 बजे के आसपास निकले थे। घटनास्थल से लगभग 1.5 किलोमीटर पहले इनका मकान था। इनके साथ लूट की वारदात हुई, सूचना मिली, हमारी पुलिस तत्काल सक्रिय हो गई और लगभग 12 घंटों के भीतर ही हम लोगों ने केस को वर्कआउट कर लिया। इस घटना में सम्मिलित 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं। घटना जो ये हुई थी ये स्कूटी से हुई थी। स्कूटी के कलर और उसके नएपन के आधार पर हम लोगों ने शुरुआती 2 घंटे के भीतर ही शिनाख्त कर ली कि नया स्कूटी किसके पास है और उसके आधार पर अपराधियों की तलाश होती रही। फिलहाल अपराधी 3 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पूरी घटना में इनसे पूछताछ पे जो बात जानकारी में आई वो ये थी कि एक ई-रिक्शा जिसमें 3 लड़के थे वो वॉच कर रहे थे, पीछे से कवर करने के लिए घटनास्थल से थोड़ा पहले रुके हुए थे। जब पीछे की तरफ से मोटरसाइकिल सवार 2 लड़के जिनके साथ लूट की घटना हुई वो मौके पर पहुँचे तो जो स्कूटी पर 2 लड़के थे उनमें से एक ने उतर करके तमंचा दिखाते हुए इनका बैग छीन लिया था। थोड़ी बहुत चोट भी पहुंचाई थी, मामूली स्तर की। इसके बाद अपराधी भाग निकले थे और अब तक 1,65,000 रुपये इस लूट के बरामद किए जा चुके हैं। 2,18,000 की लूट बताई गई थी। 2 अपराधियों की गिरफ्तारी शेष है जिनके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा, स्कूटी और 3 अभियुक्त, इनके पास से तमंचे आदि बरामद किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 1। यूपी के बुलंदशहर के खुर्जा में बीते माह 22 अगस्त की देर रात केजी गारमेंट्स कपड़े के शोरूम में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। चोरी की घटना के बाद से ही पुलिस चोरों की तलाश में जुटी थी। पुलिस को सूचना लगी कि खुर्जा के ही सराय अलो इलाके के रहने वाले 3 बदमाश जुनैद,
कुफरान गुलफाम ने कपड़े के शोरूम में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने सोमवार रात तीनों चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। ये कल खुर्जा पुलिस द्वारा मुंडाखेड़ा रोड से 3 सातिर बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके नाम क्रम से जुनैद, गुफरान और गुलफाम है। ये सातिर की किस्म के अपराधी हैं। इनके द्वारा अभी यहीं खुर्जा में केजी गारमेंट्स जो स्टोर था उससे चोरी घटना का कार्य की गई थी। उसमें जो चोरी गया हुआ सामान पुलिस ने बरामद किया है इनसे। इसके अलावा इनके पास से 800 ग्राम नशीला पाउडर बरामद हुआ है और 2 छुरी बरामद हुई हैं। ये सातिर किस्म के अपराधी हैं। पूर्व में भी इनके द्वारा कई घटना कार्य की गई थी और इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अभियुक्त पंजीकृत करके इनको जेल भेजा जा रहा है। सर, इसमें जो जुनैद है इसमें तो काफ़ी मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। हाँ, जैसा आप देखा गया है अभिलेखों में ये सातिर अपराधी है और इसके खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ हम प्रिवेंटिव में बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 1। यूपी के उन्नाव में कंपोजिट ग्रांट घोटाले में निलंबित चल रहे तत्कालीन डीएम देवेंद्र कुमार पांडे को ईओडब्ल्यू की जांच में भी दोषी पाया गया है। ईओडब्ल्यू ने उनके खिलाफ कार्रवाई और एफआईआर की संस्तुति की है। ईओडब्ल्यू ने शासन को भेजी रिपोर्ट में एफआईआर में देवेंद्र पांडे का नाम जोड़ने और कुछ धाराएं बढ़ाने की संस्तुति भी दी है। तत्कालीन डीएम देवेंद्र कुमार पांडे को कमिश्नर लखनऊ की जांच में भी दोषी पाया गया था, जिसके बाद शासन ने 23 फरवरी 2020 को डीएम उन्नाव देवेंद्र कुमार पांडे को निलंबित करते हुए मामले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंप दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 1। कासगंज जनपद के नवागत पुलिस कप्तान मनोज कुमार सोनकर ने आज कासगंज जनपद का पदभार ग्रहण कर लिया है और पदभार संभालने के बाद नवागत पुलिस अधीक्षक ने सदर कोतवाली का निरीक्षण भी किया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में हुए 10 आईपीएस अफसरों के फेरबदल में एसपी मऊ मनोज कुमार सोनकर को कासगंज जनपद का पुलिस कप्तान बनाया गया है, जहां आज एसपी कासगंज के रूप में नवागत पुलिस अधीक्षक ने जनपद का चार्ज लिया और पत्रकारों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनपद की स्थिति के बारे में जाना। जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने की सारी व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा जो गश्त है, जो पिकेट है, उसको भी मजबूत किया जाएगा। डीजीपी महोदय का 6 बिंदुओं का अभियान चल रहा था, उसकी भी समीक्षा की जाएगी और महतातों को द्वारा क्या कार्रवाई किया गया है, उसको कितना प्रभावी ढंग से लागू किया गया है, उसको भी देखा जाएगा, उसको सुपरवाइज किया जाएगा, उसका पर्यवेक्षण किया जाएगा। ये इसकी जानकारी है हमें, इसमें सूची बना करके और डीसीआरबी जो हमारे इंचार्ज हैं उनको हिदायत भी दे दी गई है कि जो भी सट्टा गैंग यहाँ पे पूर्व में सक्रिय रहे हैं उनकी लिस्ट बनाई जाए। लिस्ट बना करके उनकी नकेल कसी जाएगी ताकि जनपद कासगंज को सट्टा मुक्त किया जा सके। कासगंज से सौरभ यादव की रिपोर्ट। नेशन 1 की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन 1 के साथ।